नमस्कार। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ में मैं शिवाशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मिशन हेल्थ एक ऐसा कार्यक्रम जो आपके हेल्थ से जुड़कर यानी कि आपके स्वास्थ्य से जुड़कर लाता है ढेर सारी जानकारी और आपको एक मिशन के रूप से जोड़ देता है आपके हेल्थ से। तो चलिए आज भी एक बढ़ चलते हैं बहुत ही खास और महत्वपूर्ण विषय की ओर। तो आज का विषय है कुपोषण दूर करने में पोषण पुनर्वास केंद्रों की भूमिका। जी हाँ, यह है हमारा मुख्य विषय जिस पर बात करने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक बाल स्वास्थ्य डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। इन्हीं के साथ साथ मैं अपने यहाँ पर आमंत्रित सभी दर्शकों का भी स्वागत करना चाहता हूँ जो यहाँ पर मौजूद हैं। आपका भी स्वागत है और साथ ही साथ मैं अपने उन दर्शकों का भी स्वागत करना चाहता हूँ जो इस वक्त हमारे साथ टीवी पर मौजूद हैं और देख रहे हैं हमारा ये कार्यक्रम। और आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं और सवाल पूछने के लिए अब हमारे फ़ोन नंबर्स आपके बीच में मौजूद रहेंगे। तो जल्दी से नोट कर लीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0522-2205-756, इसी के साथ साथ 0522-2288-698 और एक और नंबर है जो है 0522-4076-802। तो इन नंबर्स पर फ़ोन करके आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम से। और हाँ, फ़ोन करने से पहले अपने टीवी का जो वॉल्यूम है वो ज़रूर कम कर लीजिएगा। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे मैं यही पूछना चाहूँगा, हम बात कर रहे हैं कुपोषण की, तो कुपोषण के क्या लक्षण हैं और इसके क्या कारण होते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, कुपोषण एक जनरल समस्या है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें ओवर न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन दोनों चीज़ें कवर की जाती हैं कुपोषण में। जी। अति कुपोषित और फिर उसके बाद कुपोषित ही होता है। लेकिन अंडर न्यूट्रिशन पे हम यहाँ पे बात अपनी रखेंगे। ओवर न्यूट्रिशन एक भी इशू है जो कुपोषण का महत्वपूर्ण आज की तारीख में एक बढ़ता हुआ इशू है हमारे लिए, जो एक चैलेंज बन रहा है। तो अंडर न्यूट्रिशन में यूजुअली ये होता है कि बच्चे की देखा जाएगा तो उसका कंसंट्रेशन बिगड़ने लगता है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, साथ ही साथ उसकी भूख कम होने लगती है, खाना कम खाने लगता है जी। उसके अलावा एनीमिया जिसे हम कहते हैं ना कि खून की कमी के लक्षण आने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका क्लास में कंसंट्रेशन बिगड़ने लगता है जी। अपने आसपास की सराउंडिंग्स में उसका इंटरेस्ट नहीं होता है, जरा सी बात में इरिटेबल होना। क्लास में पीछे देखेंगे कि आप उसकी परफॉर्मेंस या स्कूल की आपकी परफॉर्मेंस दिखने लगेगी। ऐसी जब बहुत छोटा बच्चा है तो उसकी एपेटाइट ख़त्म होगी तो इरिटेबिलिटी बढ़ेगी उसकी। और साथ ही साथ उसका वजन भी, अगर एज के अकॉर्डिंग हम उसका वेट देखें, अंडर वेट भी हो जाता है बच्चा। तो इसमें हम जैसे तीन तरह की बात करते हैं। एक तो हम बात करते हैं कि एज के अकॉर्डिंग उसका वेट क्या है, फिर हाइट के हिसाब से उसका वेट क्या है हमारा जी। और एक होता वेस्टिंग में है कि एक्यूट होता है, जिसमें कि सडन लॉस ऑफ मसल मास होता है। तो ये एक वेस्टिंग भी होता है कि उसकी जो हाइट है उसके हिसाब से वेट उसका कम होता जाता है जी। तो ये स्टंटिंग में आ गया आपका। और एक्यूट मेलन्यूट्रिशन की फेज़ में सडन होता है विद इन एक्यूट फेज़ में जी। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं, इनके बारे में और भी बहुत सारी बातें जाननी बाकी हैं। फिलहाल हमारे साथ पहले दर्शक हमारे फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं हमारे साथ बाराबंकी से। आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी गांव बसौली मेरा पता। मैं जानना चाहता हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं एक चटपटा चीज ज्यादा खाते हैं, जो इनको पोषक तत्व चाहिए वो नहीं खाते हैं, तो हम इनको कौन सा किस हिसाब से दें जिससे इनको पोषक तत्व भी बना रहे और इनका स्वाद भी न बिगड़ने पाए। जी बिल्कुल ठीक आपने पूछा। आज की जो हमारे खान पान का जो तरीका बदल रहा है, हम लोग फास्ट फूड की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरा जंक फूड की तरफ बढ़ रहे हैं। ये नहीं देना है। घर में जो एक खाना बनता है सामान्य रूप से, जैसे कि हम लोग ये कहते हैं कि 6 माह तक बच्चे को केवल आप माँ का दूध दें, वो संपूर्ण आहार होता है और बच्चे की ग्रोथ भी ठीक होती है। साथ ही साथ 6 माह के उपरांत हम लोग कहते हैं कि इसको कॉम्प्लीमेंट्री फूड दें या पूरक आहार की हम लोग बात करते हैं। इसमें जो है आपको धीरे धीरे, जैसे दाल है इसके साथ में राइस मिक्स होता है, इस तरह से दे सकते हैं। और एक आपको याद होगा हमारे अन्नप्राशन की एक प्रथा थी जिसमें कि हम लोग 5 से 6 महीने के आसपास उसका अन्नप्राशन किया जाता था। तो ये धीरे धीरे राइस बेस्ड फूड आप दें इसमें, क्योंकि सीलियक डिसीज़ एक बीमारी होती है जो कि आपको गेहूं या अन्य कई पल्सेस के होने की वजह से होता है, जो अब हमें यूरोप से पता लग रहा। लेकिन हमारे यहाँ पुरानी परंपरा रही है कि हम लोग खीर खिलाने की एक परंपरा चली है, राइस बेस्ड फूड होता है। तो ये कि स्टार्ट करते हैं, उसके बाद घर में जो खाना बन रहा है उसको धीरे धीरे हम लोग दिन में 2 बार जैसे देते हैं शुरुआत में बच्चे को। और जैसे जैसे उसका टेस्ट डेवलप होता है, शुरुआत में हम लोग जो खाना देते हैं वो सेमी सॉलिड टाइप का होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को अभी चबाने की आदत नहीं होती है, दांत निकलने का ये टाइम होता है और इसी समय बच्चा स्वॉलो करना चाहता है, मतलब निगलना चाहता है। तो इस तरह का खाना होना चाहिए। और उसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें
आधा चम्मच से 1 चम्मच तक घी भी डालते हैं। शुरुआत में कम डालते हैं और धीरे धीरे खाना बढ़ाते जाते हैं। फ्रीक्वेंसी उसकी दिन में 3 बार रहती है और साथ ही साथ ब्रेस्ट फीडिंग हमारी कंटिन्यू रहती है 2 साल तक। 1 साल पे जब बच्चा आता है तो ये कहा जाता है उसका इंडिपेंडेंट अपना फूड जो घर में बन रहा है सब कुछ आप उसे खिला सकते हैं। बीच में 8 से 9 महीने के जब हो जाते हैं या 7-8 महीने के बीच से आप उनको फ्रूट जैसे केला मसल करके है, आप इसको पपीता है या जो और भी फल जो आपके घर में उपलब्ध हो, मौसमी फल, वो आप उसे दे सकते हैं बच्चे को। जी, इसी के साथ हमारे साथ एक और फोन लाइन पर मौजूद है हमारी साथी बहराइच से रेखा पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हाँ, हम रेखा पांडे बोले बहराइच से। जी, हमारा प्रश्न है, जो छोटा बच्चा है वो दूध पीता बच्चा, उसको कौन सा पोषण दे तो वो स्वस्थ रहे? उम्र कितनी है बच्चे की रेखा जी? उम्र तो फोन कट चुका है सर। तो दूध पीता देखिए, बच्चा। जहाँ तक दूध पीना बच्चा है इसका मतलब है बच्चे की उम्र अभी 6 माह से नीचे होगी। इसमें केवल और केवल माँ का दूध दिया जाता है। इसमें जितनी भी पानी की मात्रा होती है, अगर किसी का भी दूध आप देख लेंगे, चाहे वो आप ह्यूमन बीइंग का हो या एनिमल का हो, मोर देन 90% उसमें पानी ही होता है। अनटिल अनलेस कि कोई आपको दवाएं देनी है, उस स्थिति में आप कहने पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या कभी डायरिया का बच्चा हो तो ORS एज ए हम लोग उसको इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल होगा। वरना आप उसको केवल माँ का दूध देंगे अभी 6 माह तक। और 6 माह के पहले जैसे अभी मैंने चर्चा की थी कि कॉम्प्लीमेंट्री फीड हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको। तो जानेंगे और भी ढेर सारी बातें आज के विषय से जुड़ी हुई, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ और आज का हमारा मुख्य विषय है कुपोषण दूर करने में पोषण पुनर्वास केंद्रों की भूमिका। और इसी के साथ हमारे पास एक और फोन लाइन पर मौजूद है हमारे दर्शक, तो आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। बहराइच से चंद्रशेखर जी हैं हमारे साथ। हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चंद्रशेखर जी, कार्यक्रम मिशन हेल्थ में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, मेरा सवाल ये है कि बच्चा अगर 0 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष का है तो उसे माँ का और बकरी का और गाय का, इनमें से कौन सा दूध देना तो उसके स्वास्थ्य के लिए हितकर होगा? तथा यदि बच्चा 6 वर्ष से अधिक है और माँ का दूध पी रहा है तो क्या उसके ऊपर कोई कुप्रभाव पड़ेगा या उसको दूध कितने वर्ष तक पिलाना चाहिए माँ का? जी, 2 सवाल। तथा बच्चे को कुपोषण से बचाने के उपाय क्या हैं? जी, प्रश्न तो आपका काफ़ी अच्छा है। देखिए, आपको जहाँ तक पता है कि अगर किसी भी एनिमल का मिल्क उसके बच्चे के लिए बना होता है और अगर ह्यूमन बीइंग है या मानव है अगर, तो उसका जो दूध होता है माँ का बच्चे के लिए बना होता है। तो इसीलिए आपको केवल ब्रेस्ट फीडिंग ही एडवाइजेबल है 6 महीने तक। एक आपने और बात की कि 6 साल के बाद या कब तक हम दूध पिला सकते हैं। देखिए, आपको हमने बताया था अभी कि 2 वर्ष तक आप माँ का दूध जो है दे सकते हैं। इसके अलावा 6 साल के बाद उसको माँ का दूध देने की अब नहीं है, उसकी आपको नॉर्मल डाइट जो 1 साल के बाद हम लाते हैं धीरे धीरे बढ़ानी होती है, उस खाने पे आपको लाना होगा। तो इसी बात के साथ अब आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में भी बहुत सारे आमंत्रित श्रोता बैठे हुए हैं, दर्शक बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले अभिषेक, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। आमतौर पर देखा गया है कि दुबले पतले बच्चे ही कुपोषण का शिकार बनते हैं। क्या मोटे तंदुरुस्त बच्चों को भी कुपोषण का खतरा होता है? जी, परिभाषा अगर आप कुपोषण की देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा अगर एज के अकॉर्डिंग उसका वेट ज़्यादा है तो वो भी कुपोषण की श्रेणी में आता है। जी, तो इसी के साथ साथ ये भी श्रेणी में आता है, ये आपने जान लिया। और अगला सवाल आकांक्षा, आप पूछ सकती हैं डॉक्टर साहब से। हेलो सर, मैं जानना चाहती हूँ कि किस बच्चे को कुपोषित कहा जाता है और किन बच्चों को अति कुपोषित बच्चा कहा जाता है? ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली इसमें हम लोगों ने जो क्राइटेरिया बना रखा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का WHO का क्राइटेरिया है। इसमें यह है कि बच्चे का वेट अगर -2 स्टैंडर्ड डेविएशन है और मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस, एक फीता होता है कागज़ का बना हुआ जिसको हम लोग मिड अपर आर्म उसकी सरकमफ्रेंस लेते हैं, अगर वो 115 से 125 मिलीमीटर के बीच में आता है तो उसको हम लोग रखते हैं कुपोषित वाले में। लेकिन अगर -3 स्टैंडर्ड डेविएशन या 115 से नीचे जो आ रहे हैं बच्चे, वो हमें अति कुपोषित में आते हैं। साथ ही साथ इसमें कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, जैसे कि पैर में एडिमा वगैरह भी हो सकता है।
या फ्लैग साइन मिल सकते हैं, सीवियर एनीमिया भी साथ में जुड़ा हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, ये भी देखा गया कि कुपोषण से बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो अगर आम तौर की बात करें तो इससे बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, ये अब जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, कुपोषित बच्चे का सबसे पहले तो यही है कि आप उसको दिखा करके उसका इलाज कराएं, और दूसरे जो उसका खाना जो घर में दिया जा रहा है वो उसको देखने की ज़रूरत है कि क्या खाना दिया जा रहा है। जी। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, उनमें लोगों ने बाहर का दूध स्टार्ट कर दिया, उसमें पानी ज़्यादा मिलाने लगे, बच्चा कुपोषित होने लगता है। ऐसे ही जो है खाने का एक तरीका होता है कि उसको प्रॉपर खाना ना दे करके, जैसे बात करते थे हम लोग लोरी कटोरी एंड स्टोरी की, एक ये था कि मदर खाना खिलाएगी, उसकी अपनी एक अलग सर्विंग होगी, कटोरी का मतलब है अलग सर्विंग होगी, अलग उसको टाइम देगी, पूरा ध्यान। यूजुअली क्या होता है, लोगों ने 4 लोग घर में खाना खा रहे हैं, खाना खाने लगे बैठ के, तो ये सब नहीं करना चाहिए। जी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि उसको खाना प्रॉपर मिले, और जैसे उसको दिया गया स्टेप बाय स्टेप टाइम से दें उसको, सर्विंग्स उसकी हो, पता रहे कि कैसे मिलना चाहिए। तो इसके साथ ही बढ़ते हैं हमारे दर्शकों की ओर एक बार फिर से। अभिषेक, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा ये सवाल है कि केवल छोटे बच्चे ही कुपोषित होते हैं, बड़े लोग नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। जहाँ तक पोषण पुनर्वास केंद्र में हम लोग 5 साल तक के बच्चों को भर्ती करते हैं, लेकिन कुपोषण जैसा मैंने बात की थी, देखिए इसमें खाना मिल ना रहा हो किसी को, या खाना उसको शरीर में लग नहीं रहा हो मिलने के बावजूद भी किसी बीमारी की वजह से, या कोई और भी कारण हो सकता है, या वो एडिक्वेट डाइट नहीं ले रहा, मतलब एक बैलेंस डाइट नहीं ले रहा है, तो किसी भी एज ग्रुप में कुपोषण हो सकता है। तो उसका अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट इंश्योर कराना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट कराना पड़ेगा। इसी के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ एक और दर्शक मौजूद हैं, तो आइए उनका भी सवाल जान लेते हैं। हेलो, बिहार से फोन आया हमारे पास। हेलो सर, हम झारखंड से बोल रहे हैं, चतरा जिला से। जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। एक बच्चा है, 11 मंथ का बच्चा है सर, उसका आँख से आंसू आ रहा है सर। कितने साल का बच्चा है? 11 मंथ का है सर। 11 महीने का बच्चा है। जी 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 हाँ सर जी। और उसको क्या दिक्कत आ रही है? जन्म से ही आँख से आंसू आता है और किसी टाइप का आँख से मतलब कचरा निकलता है। जी, जन्म से ही आँख से आंसू आते हैं, उसके आँख से आंसू आते हैं। देखिए, बहुत ही ये वेग प्रश्न है, लेकिन इसको हम बता दें कि इसको एक्चुअली जो आँख से नाक में जो जोड़ने वाली नली है वो ब्लॉक होती है जन्म के समय से, अगर उसमें आंसू निकलते रहते हैं या कीचड़ आता रहता है, कतरा आता रहता है, जो आपने बताया। तो इसके लिए आपको इस समय आँख वाले डॉक्टर को दिखा लीजिए तो बेहतर होगा, क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका है। जो शुरुआत में ये होता है कि इसकी मालिश कराई जाती है, नाक आँख से लेकर के नाक तक 10-15 बार दिन में 2 बार करनी होती है, 3 बार करनी होती है। लेकिन अब इसका लेट हो गया है, तो एक बार आप आँख वाले डॉक्टर को दिखा करके उचित सलाह ले सकते हैं। तो इसी बात के साथ आगे जानेंगे, और भी ढेर सारे सवाल जवाब भी होंगे उसके, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ, और मिशन हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं कुपोषण को दूर करने में पोषण पुनर्वास केंद्रों की भूमिका के बारे में। और हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में बहुत सारे साथी मौजूद हैं। तो अगला सवाल निपुण आप पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा आपके लिए यह प्रश्न था कि विश्व भर में कुपोषण की परिभाषा एक ही रहती है हर देश में, या फिर वह देश के हिसाब से बदलती भी रहती है? देखिए, जहाँ तक कुपोषण की परिभाषा है वो तो एक रहती है, लेकिन उसके मानक जो है पर्टिकुलर रेस के हिसाब से फिक्स किए जाते हैं। जो मैंने कहा ना कि -3 स्टैंडर्ड डिवीजन या 2 स्टैंडर्ड डिवीजन, तो ये एज और वेट के हिसाब से जो एक मीन वहाँ की जो हाइट या वेट होता है उसको रख करके बनाया जाता है। तो अगर आप अलग अलग रेस में जाएंगे, जैसे यूरोपियन रेस में जाएंगे, आपको वही स्टैंडर्ड डिवीजन वही रहेगा, लेकिन उसका जो मीन वैल्यू है, वो जो रेडी रेकनर हम लोग चार्ट देते हैं, वो बदल जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल भी आ रहे हैं यहाँ पर, और जवाब के साथ साथ बहुत सारी बातों को जानने का भी मौका मिल रहा है। अगला सवाल प्रकुल आप हैं, आप पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, कुपोषण एक बीमारी है या बीमारी का कारण? बहुत सही बात, ये एक विशियस साइकिल है। कुपोषण को कहीं तो हम खुद पैदा करते हैं अपने खान पान के व्यवहार की वजह से। दूसरा ये, अगर बच्चा कुपोषित हो गया यानी अंडर नरिश्ड हो गया, तो सीधी सी बात है, जब आपके बॉडी में इम्यूनिटी कम हुई, फाइट करने की क्षमता कम हुई, तो आपको जैसे निमोनिया है, मीजल्स है, डायरिया है, ये सारी बीमारियां आपको ज़्यादा लगेंगी। या कोई भी अन्य बीमारी भी, जैसे कि हम ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो कुपोषित बच्चों में ये अपने आप फ्लेयर अप कर जाती है अगर वो कहीं डोरमेंट स्टेज में पड़ी हुई है। तो इस तरह से कई बीमारियों को बुलावा देता है। अल्टीमेटली क्या होता है, बीमार बच्चा एक विशेष साइकिल बन जाती है। बीमार बच्चा कुपोषित हुआ,
कुपोषित होने के बाद और बीमार हुआ, और ये एक विशियस साइकिल चलने लगती है। डॉक्टर साहब, अब एक मेरा सवाल है कि अति कुपोषण की अगर हम बात करते हैं तो इससे क्या तात्पर्य होता है? और अक्सर सुना गया है सैम जो होता है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, इसका क्या मतलब होता है? एक्चुअली जो बात कर रहे थे आप लोग पोषण पुनर्वास केंद्र की, इसमें हम लोग सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के ही बच्चे भर्ती किए जाते हैं विद कॉम्प्लिकेशन जी। तो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का क्राइटेरिया है एक WHO का, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि -3 स्टैंडर्ड डेविएशन इसका वेट अगर हो बच्चे का, एज पर द एज और हाइट जो लिया जाएगा आप उसका जी। साथ ही साथ इसका मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, इसके लिए एक टेप होता है जो वहाँ पे नापा जाता है। तो ये इसकी मसल्स की वेस्टिंग होती है जिसकी वजह से होता है, दिख जाएगा आपको, क्योंकि बॉडी की सारी मसल्स होती है वेस्ट होती है। तो 115 सेंटीमीटर पे जो आपका आ जाएगा। और साथ ही साथ इसमें पिटिंग एडिमा, जैसे पैरों में सूजन होती है, देखा होगा आपने, अगर दबाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये 3 अगर फीचर मिलते हैं तो इसको हम लोग सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन विद कॉम्प्लिकेशन भर्ती करते हैं जी। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशन कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये 2 क्राइटेरिया मिल रहे हैं आपको, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस जो WHO का क्राइटेरिया है और -3 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये हमारे सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में आते हैं। लेकिन सारे बच्चे हम पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती नहीं करते हैं जी। विद कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं जिन्हें ज़रूरत है उनको भर्ती करते हैं। तो टेक्निकल चीज़ों की जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है, ये बात भी हम जान रहे हैं। इसी के साथ स्टूडियो में हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सुभाष, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर, क्या कुपोषण बच्चे की मृत्यु का कारण भी हो सकता है? बिल्कुल, इसमें जो है आपको 30% से 33% जो हमारी अंडर 5 डेथ है, मतलब 5 साल से कम बच्चों की मृत्यु में कुपोषण का योगदान है। तो बहुत बड़ी समस्या है, जिसे कि ज़्यादातर हमारे देश में लोग कुपोषण को एक बीमारी नहीं समझते, लेकिन उसके साथ साथ जब शरीर में कमजोरी होती है, अन्य बीमारियाँ आती हैं, तो ये कारण बन जाता है। डॉक्टर साहब, अब एक महत्वपूर्ण सवाल अब आपसे पूछना चाहेंगे जो हमारे विषय से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं पोषण पुनर्वास केंद्र की, तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये क्या है और इसके जो किस प्रकार के अति कुपोषित जो बच्चे होते हैं उसमें इलाज किया जाता है उनका। इसमें जो है हम अति कुपोषित बच्चों को फील्ड से जो आइडेंटिफाइड होते हैं उनको एक रेफरल सिस्टम बना रखा है, उसके माध्यम से आते हैं और इनको यहाँ पर निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाती है। ये हमारे जो पोषण पुनर्वास केंद्र हैं इस समय हमारे चयनित मेडिकल कॉलेजों में और जिला चिकित्सालय में इनको क्रियाशील किया गया है। कुछ जगह पे आपको ये CSC स्तर पर भी मिलेंगे, लेकिन वो भी एक यूनिफॉर्म नहीं है। टारगेट ये है कि जिला अस्पताल पर ही होगा। ये 10 बेड की एक यूनिट होती है। यहाँ पर हमने पूरा डेडिकेटेड स्टाफ दे रखा है, न्यूट्रिशनिस्ट भी होता है, खाना भी इनको एज पर उनकी डाइट तैयार की जाती है, थेरेप्यूटिक डाइट होती है। धीरे धीरे उसको साथ ही साथ इनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा ये है ना कि ईजिली अवेलेबल जो फूड हो, जो अफोर्डेबल हो, जो फैमिली अफोर्ड कर सके और फैमिली में एक्सेप्टेबल हो। अब कुछ लोग नॉन वेज हैं, कुछ वेज हैं, तो ये देखना पड़ता है। फिर उनकी क्या स्थिति है, कहाँ रहते हैं, वहाँ क्या खाना मिल सकता है उसके अकॉर्डिंग, और क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं, ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी होती है इसमें। इसके अकॉर्डिंग उनको डेली के डेली वहाँ पे हम लोग न्यूट्रिशन के द्वारा काउंसलिंग भी कराई जाती है। साथ ही साथ किचन में वो लोग सहयोग ये करते हैं कि कैसे तैयार कर रहे हैं कौन सी चीज़ बच्चे के लिए, ये भी उन्हें सिखाया जाता है। पर्सनल हाइजीन के विषय में चर्चा की जाती है, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। स्वच्छ पेयजल और ताज़ा खाने के बारे में बताया जाता है। तो ये ट्रेनिंग भी हम उनको करते हैं वहाँ पर। तो पोषण पुनर्वास केंद्र के बारे में ढेर सारी जानकारी हमने प्राप्त करी और आगे भी जानते रहेंगे ढेर सारी बातों के बारे में, लेकिन बढ़ते हैं उससे पहले एक छोटे से ब्रेक की ओर। ब्रेक के बाद स्वागत है हमारे सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ में, और स्टूडियो में हमारे साथ बहुत सारे दर्शक तो मौजूद हैं ही, तो आइए उनकी तरफ बढ़ते हुए पूछ लेते हैं अगला सवाल डॉक्टर साहब से। अनुश्री, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। सर, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि फल सब्जी जो मौसमी है उसे खाते रहें तो आदमी स्वस्थ रहता है, ये सबसे सस्ता नुस्खा है स्वस्थ रहने का। तो सर, इस बात में कितनी सच्चाई है? 100% सच्चाई है। आपने देखा होगा कि जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, अभी इस समय रसदार फल या पानी जिसमें ज़्यादा होता है वो आपको मिल रहे हैं, तो वो भी एक नेचर ने जो बना रखा है। तो इसलिए अगर उस फल को आप उस पर्टिकुलर सीज़न में अगर लेंगे तो आपको उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जवाब के लिए सर। और
अब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जानवी जी भी हैं, तो वो भी सवाल ज़रूर पूछेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, सवाल पूछने से पहले एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो पोषण पुनर्वास केंद्र होते हैं, क्या प्रदेश में हर ज़िले पर अवेलेबल होते हैं? इनकी अभी हमने फेज्ड मैनर में स्थापना की है और इस समय हमारे पास 76 यूनिट जो है फंक्शनल है 68 डिस्ट्रिक्ट्स में जी। बाकी हमारी जो अभी अंडर प्रोग्रेस हैं, अभी बढ़ गई हैं और धीरे धीरे हम इस साल के अंत तक लगभग सभी जनपदों में ये आ जाएंगे जी। तो इसी के साथ जानवी, आप अपना सवाल अब पूछ सकती हैं डॉक्टर साहब से। सर, पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चों को सिर्फ 14 दिन तक ही क्यों रखा जाता है? क्या 14 दिन के बाद कुपोषण की समस्या दूर हो जाती है? जी नहीं, इसमें देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी 14 दिन का एक मिनिमम पीरियड ये दिया गया कि जब बच्चा पहले भर्ती होता है तो उसका जो बेसिक ट्रीटमेंट थेरेप्यूटिक डाइट दी जाती है, वो रिकवरी होने में करीब हमको लग जाता है 1 हफ्ता निकल जाता है आराम से। उसके बाद बच्चे का एक वेट गेन होता है, उसमें एक डिस्चार्ज क्राइटेरिया भी है। एक पर्टिकुलर वेट गेन हो जाता है जब, तब उसको डिस्चार्ज किया जाता है। 14 दिन तो एक मिनिमम पीरियड है कि इसके बाद वो अपनी एपेटाइट उसकी डेवलप हो जाती है और वो अपना खाना लेने की स्थिति में आता है अगर सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम केवल 14 दिन रखते हैं, इससे ज़्यादा भी बच्चे को रखा जा सकता है। इवन 14 दिन से ज़्यादा 1 महीने तक भी रखा जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ चाइल्ड। और इसका जो वेट गेन का क्राइटेरिया है, हमारा डिस्चार्ज का भी इसमें क्राइटेरिया है। उस डिस्चार्ज क्राइटेरिया में जब फिट होता है तब एक्चुअली हम उसको डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन मिनिमम 14 डेज़ में अगर बच्चा सब कुछ ठीक चल रहा है और रिकवरी प्रॉपर चल रही, विदाउट एनी डिसीज़ है और डिसीज़ का अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गया है, तो वो एक मिनिमम 14 डेज़ में इस स्टेज पे होता है कि हम उसको डिस्चार्ज कर दें। लेकिन तो आपने कहा कि क्या कुपोषण ठीक हो जाता है? जी नहीं, 15-15 दिन के अंतराल पे उसको 4 बार हमारे एनआरसी में फिर आना पड़ता है कि घर में क्या चल रहा है जी, ये भी ऑब्जर्व किया ना। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमने जानी। और इसी के साथ पुनीत जी मौजूद है हमारे साथ, तो आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं पुनीत जी। डॉक्टर साहब, जो पोषण पुनर्वास केंद्र होते हैं उनमें जो कुपोषित बच्चे हैं या फिर नहीं तो उनके देखरेख के लिए जो जिम्मेदार रखे जाते हैं, क्या उन्हें कोई आर्थिक मदद भी दी जाती है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एक्चुअली इसमें फ्री इलाज की सुविधा तो है ही, लेकिन ये देखा जाता था कि पेरेंट्स को ज़्यादातर, आपने देखा होगा इसमें एज ग्रुप वही होता है जो हमारा मिडिल इनकम ग्रुप या बिलो मिडिल वाले ही होते हैं या लोअर इनकम ग्रुप के लोग होते हैं, तो डेली वेज लॉस भी होता है इसमें। तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने इनकी माँ या जो केयर टेकर है उसको हम खाना भी देते हैं और साथ ही साथ 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेमेंट भी दिया जाता है। जी, धन्यवाद। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और प्राप्त करी और बहुत सारी बातों के बारे में जाना आज के इस कार्यक्रम में, जिसमें मुख्य विषय था कुपोषण को दूर करने में पोषण पुनर्वास केंद्रों की भूमिका के बारे में। और अब बारी है चलते चलते की, तो बढ़ चलते हैं चलते चलते की ओर। और अब चलते चलते आपसे एक मैं सवाल पूछूंगा और इस सवाल का सही जवाब देकर आप यहाँ पर आ सकते हैं, आमंत्रित हो सकते हैं यहाँ पर, और बहुत सारी बातों का आप यहाँ पर पता भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ चलते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, पोषण पुनर्वास केंद्रों में अति कुपोषित शिशुओं को कम से कम कितने दिन रखा जाता है? सवाल एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा आप सबके लिए। पोषण पुनर्वास केंद्रों में अति कुपोषित शिशुओं को कम से कम कितने दिन तक रखा जाता है? और इसका आप जवाब दे सकते हैं हमारे पते पर, और पते को जानने के लिए जल्दी से नोट कर लीजिए हमारा एड्रेस जो है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमारी ईमेल आईडी भी है जो है missionhealth.ddupLKO@gmail.com। और इसी बात के साथ डॉक्टर अनिल कुमार वर्मा जी, आप यहाँ पर आए, बहुत सारी बातें हमको बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टूडियो में आमंत्रित हमारे जितने दर्शक आए, उन्होंने भी अपना सवाल पूछा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मिशन हेल्थ में हम जरूर